डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल शाइन द वर्ड विद आजी। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 एजुकेशन का सीखना, अर्थ, प्रक्रिया, नियम, विधियाँ तथा सिद्धांत के मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। तो ये एजुकेशन सेकंड का चैप्टर है जो सीखना और अधिगम है। तो इसी के हम लोग कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। और एजुकेशन फर्स्ट की चैप्टर्स की वीडियो भी मैंने बनाई है, जो आपने वो नहीं देखी है तो आपको उसकी प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, व्यवहार के अर्जन में उन्नत की प्रक्रिया को सीखना कहते हैं। यह परिभाषा किसने दी है? तो जो ये परिभाषा है वो स्किनर द्वारा दी गई है। तो ये आपको परिभाषाएं वगैरह जो होती हैं वो सब लर्न करनी रहती हैं और उनके राइटर्स के भी नाम आपको याद रखना होता है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आ जाता है हमारा, सीखना किसे कहते हैं? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। सीखना एक व्यापक शब्द है जो कि जन्मजात प्रक्रियाओं पर आधारित होता है। सीखना एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें सीखने की प्रक्रिया का संबंध नई क्रियाओं से होता है। मतलब कि जो सीखना है वो एक व्यापक शब्द है जो कि हमारे जन्म से ही स्टार्ट हो जाती है। मतलब कि सीखने की क्रिया हम जन्म लेते ही स्टार्ट कर देते हैं और वह जीवन पर्यंत चलती रहती है। सीखना एक मानसिक प्रक्रिया है क्योंकि हम लोग मस्तिष्क की सहायता से ही जो भी सीखते करते हैं वो सारा कुछ हमारे दिमाग के द्वारा ही होता है। और इस क्रिया द्वारा लिखी गई बातों का अन्य बातों पर भी प्रभाव पड़ता है। मतलब कि सीखने का प्रभाव हमारे जीवन की सभी क्रियाओं पर पड़ता है। सीखने की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप व्यक्ति के व्यवहार में एक प्रकार का परिवर्तन भी आता है। मतलब कि जब सीखते हैं तो हमारे व्यवहार में भी कुछ परिवर्तन आते हैं। अगर जो हम अच्छी बातें सीख रहे हैं तो हमारे व्यवहार में अच्छी बातें आएंगी, और अगर जो हम गलत बातें सीखते हैं तो हमें गलत बातें पता चलती हैं। उसके बाद वो एक गिलफोर्ड के अनुसार, मतलब कि गिलफोर्ड ये एक विद्वान है, इनके अनुसार सीखना क्या है चलिए देख लेते हैं। सीखना व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में कोई परिवर्तन है। तो आपको जैसे कि कभी भी सीखने वगैरह की डिफिनेशन पूछी गई है तो उसके नीचे आप उसके द्वारा जो विद्वानों के द्वारा या फिर जो मतलब कि शिक्षा शास्त्रियों के द्वारा जो डिफिनेशन दी गई हैं उनको जरूर लिखें, जिससे आपके मार्क्स अच्छे आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, थार्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने के मुख्य नियम और गौड़ नियम क्या हैं? दो मुख्य नियमों की व्याख्या कीजिए। तो देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, थार्नडाइक के सीखने के 3 प्रमुख नियम हैं तथा 4 गौड़ नियमों का प्रतिपादन किया है। मतलब कि जो थार्नडाइक थे उन्होंने ही सीखने के नियमों का प्रतिपादन किया है। तो उनके जो मुख्य नियम थे वो 3 थे तथा उनके साथ साथ इन्होंने 4 गौड़ नियम का भी प्रतिपादन किया था। तो चलिए देखते हैं क्या है। सीखने के मुख्य नियम निम्नलिखित हैं। तो चलिए देखते हैं। तो जो पहला नियम है वो है तत्परता या तैयारी का नियम। तो इसमें क्या होता है, यह नियम प्राणी की मानसिक तैयारी से संबंधित होता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा अभ्यास का नियम। यह नियम सीखने में अभ्यास पर बल देता है। मतलब कि अभ्यास कर करके सीखने से आप जल्दी सीख जाते हैं कोई चीज़, ऐसा इस नियम के अंतर्गत बताया जाता है। उसके बाद आ जाता है थर्ड वाला, प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम इसमें क्या होता है, इसमें व्यक्ति अन्य से प्रभावित होकर सीखता है। मतलब कि जैसे कोई व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है, कुछ बना रहा है, तो उसको देख के हमें भी मन करता है कि चलिए हम काम करते हैं। तो इस हिसाब से जो प्रभावित होकर जो व्यक्ति सीखते हैं उसे प्रभाव का नियम कहते हैं। उसके बाद आ जाते हैं सीखने के गौड़ नियम। तो चलिए देखते हैं ये कौन से होते हैं। तो जो पहला नियम है वो है पुनरावृत्ति का नियम, सेकंड है नवीनता का नियम, थर्ड है प्राथमिकता का नियम और फोर्थ है अभ्यास या अनुक्रिया का नियम। तो ये नियम थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीखने के सूझ सिद्धांत की व्याख्या कीजिए और यह भी स्पष्ट कीजिए कि यह सिद्धांत कक्षा शिक्षण में कैसे सार्थक सिद्ध हो सकता है। मतलब कि सीखने का सूझ का नियम भी है जो कि कोहलर ने दिया है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है। सूझ के सिद्धांत का प्रतिपादन जर्मनी के गेस्टाल्टवादियों ने किया था, इसलिए इसको गेस्टाल्ट नियम भी कहते हैं। कोहलर नामक वैज्ञानिक ने इस सिद्धांत को विकसित कर आगे बढ़ाया था, जिसका अर्थ आकार एवं स्वरूप से है। बल्कि किसने किया था? गेस्टाल्टवादियों ने किया था, इसलिए इसे गेस्टाल्ट का सिद्धांत भी कहते हैं। कभी कभी ऐसा पूछा जाता है गेस्टाल्ट का सिद्धांत क्या होता है, तो आप उसमें सूझ का सिद्धांत ही लिखेंगे। तो इसको जो आगे बढ़ाया था वो कोहलर ने किया था। तो आगे देखते हैं, मनुष्य जो कुछ भी सीखता है वह प्रयत्न और त्रुटि यहाँ पे होना चाहिए था, प्रयत्न और त्रुटि के द्वारा नहीं बल्कि अंतर्दृष्टि या सूझबूझ के द्वारा सीखता है। उनका ये कहना था इस नियम के अनुसार। व्यक्ति जब किसी परिस्थिति अथवा समस्या के सभी पक्षों के आपसी संबंधों को भलीभांति समझ लेता है तथा तर्क वितर्क द्वारा निष्कर्ष पर पहुंच जाता है, तब उसको सूझबूझ के द्वारा सीखना कहते हैं। बल्कि इसमें उन्होंने बताया है कि जब कोई व्यक्ति मुसीबत या किसी भी कठिनाई में फंसता है तो जब वो उसे भली भांति ढंग पूर्वक अच्छे से देख लेता है, तर्क वितर्क कर लेता है, तो जब उसे वो समस्या वो जल्दी से हल कर लेता है। उनका कहने का मतलब इसमें यही है। उसके बाद है, इस नियम के अनुसार सीखने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ही व्यक्ति या पशु कुछ सीखता है। सर्वप्रथम प्राणी अपने आसपास की परिस्थिति के विभिन्न क्षेत्रों में पारस्परिक संबंधों की स्थापना करता है।
इस प्रकार व्यक्ति जो कुछ सीखता है वो अंतर्दृष्टि द्वारा सीखा हुआ कहा जाता है। अंतर्दृष्टि द्वारा मनुष्य ही सीख सकता है, परंतु यहाँ पे होना चाहिए परंतु बल्कि पशु नहीं सीख सकते। बल्कि हम अपने पशुओं में इतनी समझ नहीं होती है कि वो अपने आप से कुछ भी सोच के उसको सीख सके। तो इसलिए अंतर्दृष्टि जो नियम होता है, जो सिद्धांत है, वो सिर्फ मनुष्य पर लागू होता है, क्योंकि पशु में मनुष्य जैसी विशेषता नहीं होती। मनुष्य के अतिरिक्त कुछ विकसित श्रेणी के पशु जैसे वनमानुष या चिंपैंजी भी इस विधि द्वारा एक हद तक कार्य करना सीख सकते हैं। उसके बाद आ जाता है कॉहलर का प्रयोग। मतलब कि सभी जो विद्वान थे उन्होंने कुछ ना कुछ प्रयोग किए थे, उसी के बाद ये सारे जो नियम वगैरह थे उन्हें प्रतिपादित किया था। तो कॉहलर ने भी एक प्रयोग किया था, चलिए देखते हैं वो प्रयोग क्या था। कॉहलर ने सूत्र द्वारा अधिगम के सिद्धांत के क्षेत्र में विभिन्न प्रयोग किए। कॉहलर ने अपना पहला प्रयोग चिंपैंजी पर किया। कॉहलर ने एक चिंपैंजी को एक पिंजरे में बंद कर दिया और उसमें 2 छड़ियों को इस प्रकार रखा जिससे दोनों छड़ियों को सरलता से जोड़ा जा सके, और केले को पिंजरे के बाहर इतनी दूर रखा गया जिससे दोनों छड़ियों को एक बनाकर केले को प्राप्त किया जा सके। तो कॉहलर ने क्या किया था, एक चिंपैंजी को एक पिंजरे में बंद कर दिया था, जो कि बहुत भूखा होगा चिंपैंजी, और उसके पिंजरे के बाहर थोड़ी दूरी पर एक केला रख दिया था, और पिंजरे में ही या फिर पिंजरे के तुरंत पास में 2 छड़ी रखी हुई थी, जो कि इस प्रकार रखी हुई थी जिन्हें दोनों को आपस में जोड़ने पर वो केले तक पहुंच जाएंगी। तो ऐसा उन्होंने रखा था। उसके बाद उन्होंने क्या किया था, चिंपैंजी ने पहली बार केला लेने के लिए केवल एक छड़ी का प्रयोग किया। वह केला लेने में सफल ना हो सका। कुछ समय अमल के हो जाने पर उसने दोनों छड़ियों को परस्पर जोड़ लिया और चिंपैंजी ने दोनों छड़ियों को जोड़कर उस केले को प्राप्त कर लिया था। तो यही उसने बताया कि चिंपैंजी ने अपना दिमाग लगाया, पहले एक ही छड़ी से किया, उसे केला नहीं मिला, उसके बाद उसने दोनों छड़ियों को जोड़ दिया और वो केला ले लिया। इसलिए इसने बताया अंतर्दृष्टि का सिद्धांत जो है इससे ही उसने प्रतिपादित किया था। बल्कि हम अपनी सूझबूझ के द्वारा किसी भी चीज़ को प्राप्त कर लेते हैं, तो यही अंतर्दृष्टि का सिद्धांत माना जाता है। सूझ अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने का शिक्षा का महत्व क्या है, शिक्षा में क्या महत्व है इससे चलिए देखते हैं। शिक्षण के क्षेत्र में सूझ या अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने के महत्व का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है, चलिए देख लेते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट आ जाता है, इस विधि के आधार पर सीखने एवं शिक्षण के समय की बचत होती है, क्योंकि संबंधित समस्या का समाधान एकाएक प्राप्त कर लिया जाता है। क्योंकि इसमें बताया जा रहा है कि इस सिद्धांत के द्वारा समय की भी बचत हो जाती है, क्योंकि तुरंत ही उसका हल निकल आता है। उसके बाद सेकंड है हमारा, इस विधि में व्यक्ति का बौद्धिक विकास होता है तथा उसकी कल्पना शक्ति, तर्क शक्ति व समस्या के समाधान को प्राप्त करने की योग्यता का विकास होता है। यह सिद्धांत बालकों को स्वयं ज्ञान खोजने के लिए प्रेरित करता है। जैसे कि अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का जो आप प्रयोग करते हैं, तो आपको उसके किसी भी समस्या को हल करने के लिए आपको उसका विचार करना पड़ेगा, उसके बारे में सोचना पड़ेगा, उसका समाधान निकालना पड़ेगा, जिससे कि आपकी मानसिक क्षमता बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है और आपका जो बौद्धिक विकास है वो भी होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, शिक्षा के क्षेत्र में तथा अन्य विभिन्न क्षेत्रों में नए नए आविष्कारों में भी अंतर्राष्ट्रीय सूझ का विशेष योगदान होता है। गणित विषय के शिक्षण में इस सिद्धांत का प्रयोग विशेष उपयोगी सिद्ध हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा, सामान्य जीवन में भी व्यक्ति सूझ विधि द्वारा अकेले जटिल समस्याओं का समाधान शीघ्र ही प्राप्त कर लेता है। उसके बाद हमारा है, रचनात्मक कार्यों में काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है। और जो लास्ट पॉइंट है वो है हमारा, विभिन्न शैक्षिक समस्याओं के समाधान के लिए इस सिद्धांत का प्रयोग प्रभावशाली ढंग से किया जा सकता है। तो ये था हमारा सूझ का सिद्धांत। तो ये लॉन्ग आंसर के अंतर्गत मैंने आपको बताया है। तो ये बहुत मिनिमम बार ये शॉर्ट में आता है, वैसे हमेशा ये लॉन्ग आंसर में ही पूछा जाता है। तो अगर जो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ से लाइक कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। और एजुकेशन के लिए आगे चैप्टर की अगर जो आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।